हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की द नेक्स्ट टेक्निक, जिसका नाम है आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हमने एनपीवी, पे बैक पीरियड, एआरआर ये टेक्निक्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक दैट इज आईआरआर के बारे में समझेंगे। तो आईआरआर क्या टेक्निक है, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, आपके सामने है। इट रेफर्स टू द डिस्काउंट रेट। ये एक डिस्काउंट रेट है जहां पे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हैं वो इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाते हैं। मींस ये एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, वो जीरो हो जाता है। मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आंसर है उसका जब जीरो आ जाता है, जिस डिस्काउंट रेट पे वो जीरो आता है, उस डिस्काउंट रेट को आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। पर वो डिस्काउंट रेट फाइंड आउट कैसे करना है, या फिर वो कौन सा डिस्काउंट रेट है, ये हमें आईआरआर की टेक्निक बताती है। क्योंकि अगर हम एनपीवी की बात करें तो एनपीवी के अंदर तो डिस्काउंट, जो प्रेजेंट वैल्यू, जो डिस्काउंट फैक्टर था, डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो हमें गिवन होता था। डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें पता होता था। लेकिन इस केस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को पहचानेंगे कि हमने कैसे वो डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढना है। हम वो एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढेंगे जहां पे आपका एनपीवी जीरो होगा, जहां पे आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर होंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम आईआरआर के अकॉर्डिंगली ये देखें कि हम अपने प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करेंगे, तो जब केई यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारा जो आईआरआर है, यानी जो आईआरआर का आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है हमारी कॉस्ट से, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आईआरआर कम है, के ई से अगर आईआरआर कम है, तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा रूल है। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आईआरआर को? आईआरआर को कैलकुलेट करने के दो केसेस आते हैं। पहला, जब आपके कैश इनफ्लोज यूनिफॉर्म है हर साल, मतलब आपको पता है कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो हर साल मुझे 10-10 हज़ार पैसा आने वाला है। इट मीन्स वो यूनिफॉर्म है हर साल, हर एनुअल, मतलब एनुअल जो कैश इनफ्लो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। जैसे इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखोगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल कैश इनफ्लो के बराबर है या नहीं। सर समझ में नहीं आया। देखिए क्या बता रहा हूँ, देखिए ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर ज़्यादा आपको स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है कि सपोज आपके पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट आई है और आपने उस प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाया तो एनुअली आपको 12,500 रुपये मिलेंगे। क्लियर? यानी हर साल जितने जितने भी लाइफ ईयर है, यानी 6 ईयर है ना, तो 6 ईयर्स के लिए आपको उस प्रोजेक्ट में से 12,500 रुपये तो मिलते ही रहेंगे हर साल। ठीक है? तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल आएगा। सर इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का करना क्या है, तो पहले आप फिल करके देखिए। 50,000 ओवर 12,500 किया तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 आया। अब आप एनओटी प्रेजेंट वैल्यू टेबल है आपके पास, जो उसके पास उस टेबल में देखोगे वैल्यूज। ठीक है? एनओटी प्रेजेंट वैल्यू टेबल जाओगे, एनओटी प्रेजेंट वैल्यू टेबल में देखोगे कि 4 कहाँ लिखा हुआ है, 4 किस परसेंटेज और किस नंबर ऑफ ईयर्स में लिखा हुआ है। मतलब 6 साल में, मतलब 6th ईयर है ना लाइफ आपकी, 6th ईयर की लाइन में आपने चेक करना है कि 4 के नियर अबाउट, 4 वैल्यू के नियर अबाउट क्या कोई नंबर आपके पास आ रहा है। 4 से ज़्यादा नहीं लेना, 4 से कम के नियर अबाउट क्या नंबर कोई आ रहा है। तो यस सर, 13% के आसपास 3.9976 जैसी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? इस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू क्या डोनेट कर रही है कि एक्चुअली 4 के बराबर तो इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर 13 ले लेते हैं तो उस केस में हमारा एनपीवी जीरो आ जाएगा। मींस हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो हैं वो इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाएंगे। तो ये है पहला केस। तो अब सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस है कि व्हेन द कैश इनफ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म। जैसे उसमें तो हर साल पता था ना कि 12,500 रुपये ही आने वाले हैं, मतलब हर साल आपको यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो ही है। लेकिन इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएगा। मतलब अगर आपके हर साल डिफरेंट डिफरेंट इनफ्लोज आपको मिल रहे हैं, तो फिर इस केस में आपने आईआरएल सॉल्व करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे करना है, तो देखिए
arbitrarily select any discount rate and discount cash inflows and cash outflows of the discounting project at the discount rate। सर क्या लिखा है ये? मतलब ये कि सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इस आईआरआर टेक्निक को करने के लिए आपको डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया जाएगा, आपको खुद आर्बिट्रेली इसको एज्यूम करना है। तो आपने सबसे पहले सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर को एज्यूम करना है, 9% लेना है, 8% लेना है, 10% लेना है, 12 लेना है, 20 लेना है। इट इज ऑन योर चॉइस कि आपने कौन सा लेना है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द एनपीवी। जब ले लिया तो एनपीवी निकालिए। एनपीवी निकालने का तरीका लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, फिर भी करवाया जाएगा। देखिए जरा, अगर तो एनपीवी का आंसर पॉजिटिव आया, मींस इनफ्लो ज्यादा हुए आउटफ्लो से, तो फिर क्या करना है आपने, वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट हायर डिस्काउंट रेट। हमने जैसे 10% लिया, उसमें पॉजिटिव आ गया, नेक्स्ट एक और आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, जैसे 15% ले लिया। ठीक है, से 15% पे दोबारा से आपने एनपीवी निकाला और दोबारा से अगर पॉजिटिव आया तो फिर से अगेन अगला डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। सर ये कब तक चलेगा? वी स्टिल ट्राई टू नेक्स्ट हायर वन डिस्काउंट रेट। हमें 15% के बाद एक और डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा, से 20%। ठीक है, वो कब तक करते रहना है आपने? जितनी देर तक एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी नहीं मिल जाता। यानी पहले 10% पे तो पॉजिटिव आ गया था, अगर नेगेटिव एनपीवी आना ज़रूरी है, जितनी देर तक जिस डिस्काउंटिंग फैक्टर से नेगेटिव एनपीवी नहीं आता उतनी देर तक आपने ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहना है। ठीक है, अब सर सपोज अगर मेरा एक नेगेटिव वैल्यू आ गई से 20% पे, तो 20% पे अगर मेरी नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या 10 to 20 के बीच में मैं देखूंगा? नहीं, आपने सबसे पहले 10% पे पॉजिटिव आई, फिर 15% पे पॉजिटिव आई, फिर 20% पे पॉजिटिव आई। इसका मतलब अब आपने जो देखा है कि मेरी रेंज क्या बनी, मतलब किस रेंज के बीच में मेरा आंसर आ सकता है, 15% से लेकर 20% के बीच में मेरा आंसर आ सकता है। फिर 10 से 20 के बीच में नहीं, क्योंकि 15 पे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब 15 to 20 के बीच में मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गया। इसका मतलब 15% से लेकर 20% के बीच में मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है। अब ये सर कैसे करनी है? ये फॉर्मूला दिया गया है आपको, फॉर्मूला दे दिया कि लोअर लिमिट रेंज लेनी है। जैसे 15 to 20 की बात हो गई आपसे, राइट? 15 को 20 रेंज में आ रहा है ना नेगेटिव पॉजिटिव आपका, तो 15 इज द लोअर लिमिट, 20 इज द अपर लिमिट, राइट? तो आपने 15 लिख दिया प्लस एनपीवी एट लोअर रेंज। जो 15% पे आपकी एनपीवी की वैल्यू आएगी उसको ऊपर लिख देना है। देन डिवाइड में जो एनपीवी 15% पे आएगा वो माइनस करके जो एनपीवी 20% पे आएगा वो, यानी लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट। तो एनपीवी जो लोअर लिमिट का आएगा उसमें से माइनस कर देना है हायर लिमिट का एनपीवी, और फिर मल्टीप्लाई करना है रेंज के साथ। सर रेंज मतलब 15% और 20% के बीच में कितना डिफरेंस है? हायर माइनस लोअर। रेंज क्या होती है? हायर माइनस लोअर। 20% माइनस 15% मीन्स 5%, क्या आ जाएगा? 5%। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके ज़रा देखिए कि जो मैंने कहा क्या वो चीज़ आपको समझ आ रही है। देखिए ज़रा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी है 1,36,000 और लाइफ ऑफ एसेट है 5 साल, और हर साल का इनफ्लो आपको डिफरेंट डिफरेंट दे दिया और आपको कहा आईआरआर निकालिए। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने 10% लिया, एनपीवी निकालना सिखाया हुआ है, पहले ईयर ले लिए, फिर कैश इनफ्लोस ले लिए। अब इनफ्लो को मल्टीप्लाई करा है 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ। सर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अब आपने कैसे निकाले? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। अगर तो दिया है टेबल आपको पेपर में तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो सुन लो ज़रा, सुन लो ज़रा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर आप कैलकुलेटर पे निकालना चाहते हो तो मैं जल्दी बता देता हूँ। वैसे फॉर्मूला क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी जो 100 है वो तो ऊपर रहेगा, नीचे 100 प्लस रेट। रेट मतलब अगर आपने 10% लिया तो 100 प्लस 10 110, यानी आपने 100 डिवाइडेड बाय 110 करके पहली वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जब आपने कैलकुलेटर पे दूसरी वैल्यू निकालनी है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कैलकुलेटर पे दबाइए 100 डिवाइडेड बाय 110, तो कितना आंसर आ गया? सर ये आ गया 0.909। अब कुछ करना नहीं, कोई और बटन दबाना नहीं है, जितनी देर को मैं नहीं कहूँगा कुछ और बटन नहीं दबाना, सिर्फ दबाना है अब मल्टीप्लाई और फिर दबाना है इक्वल टू। पहले मल्टीप्लाई और फिर इक्वल टू, राइट? तो दबा दिया। अब आपके पास आ जाएगी सेकेंड वैल्यू जिसका नाम है 0.826।
तीसरी बार सिर्फ इक्वल टू दबाते जाना है, तीसरी चौथी पांचवी बार, फिर मल्टीप्लाई नहीं दबाना। थर्ड टाइम फिर से इक्वल टू दबा के 751 आ जाएगा, फोर्थ टाइम इक्वल टू दबाकर 0.683 आ जाएगा, फिफ्थ टाइम इक्वल टू दबाकर 0.621 आ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, पहले डिवाइड करना है 100 डिवाइड बाई 110 करके, जो आंसर आएगा सेकंड निकालने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर थर्ड और फोर्थ सम ऑनवर्ड्स निकालने के लिए सिर्फ इक्वल टू दबाकर आपकी नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी। इज दैट क्लियर? एक बार ट्राई करके देखिए, यही आंसर्स आते जाएंगे। तो सर ये तो बहुत आसान तरीका है। यस, राइट। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकल गए आपके। डिस्काउंटिंग फैक्टर से अब प्रेजेंट वैल्यू मतलब अब कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू और एट द रेट 10% निकल के आ गई। फोर्थ कॉलम में देखिए, ये देखिए, तो ये निकल के आ गई आपके पास। तो आपका आंसर आया 1,38,280 और आपका आउटफ्लो था 1,36,000, यानी पॉजिटिव एनपीवी आ गया कितना, 2280। तो सर पॉजिटिव आया, इसके लिए हम नेक्स्ट हायर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल करीब है नेगेटिव वैल्यूज के आने के, क्योंकि जितनी लैक्स में अमाउंट है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल करीब आ गया है। तो इसका मतलब अगला डिस्काउंटिंग फैक्टर ज़्यादा दूर नहीं होगा, वो 12% हमने ले लिया सबसे। ठीक है, अब 12% पे हमने दोबारा से क्या किया, इनफ्लो को 12%, यानी अब क्या लोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर 12%, और कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 112, पहले आ जाएगा 0.893, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाकर 797, फिर अकेला इक्वल टू दबाकर 712, अकेला इक्वल टू दबाकर 636, अकेला इक्वल टू दबाकर 567 आ जाएगा। राइट, चलिए, तो अब क्या करा मैंने, अब क्या कहा मैंने, 12% आ गया। जो 12% की वैल्यूज है उसको इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12%। लास्ट कॉलम में देखिए आपके पास वैल्यूज आ गई, आपके पास वैल्यूज आ गई। तो क्या वैल्यूज हैं, 1,31,810 आ गया आपका आंसर टोटल करके। राइट, तो इसका मतलब सर एनपीवी, मतलब यहाँ पे आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, एनपीवी नेगेटिव आ गया 4190। तो क्या सर 10 to 12% में मेरा आंसर आ गया? यस, यानी जो भी आपका आंसर होगा वो 10% से लेकर 12% के बीच में होगा। तो अब आपने जो फॉर्मूला मैंने लगवाने के लिए कहा था वो लगाएंगे और आईआरआर की वैल्यूज निकाल दीजिए। तो आईआरआर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10% था ना लोअर लिमिट और 12% हायर लिमिट था, तो फॉर्मूला क्या था, 10 यानी लोअर लिमिट लिख ली, प्लस ऊपर क्या लिखना था, जो लोअर लिमिट का एनपीवी था, नीचे क्या लिखना था, लोअर लिमिट का एनपीवी माइनस हायर लिमिट का एनपीवी, लेकिन माइनस में था वो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2%, क्यों, क्योंकि 12 माइनस 10 रेंज कितनी आ गई, 2%। तो इसीलिए आपने उसको सॉल्व करा एंड यू विल गेट द आंसर 10.704%, यानी जब आपका एक डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी जो डिस्काउंट रेट है वो 10.704% होगा, तब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एक्सपेक्टेड इनफ्लोज इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी आपका एनपीवी 0 होगा। ठीक है जी, तो ये है आईआरआर, ऐसे निकालते हैं आईआरआर। दो केसेस आपको मैंने करवाए। ठीक है जी, तो आई होप आपको आईआरआर का मतलब समझ में आ गया होगा, अब कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब छोटी सी जस्ट एक थ्योरी है साथ में कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या देखे आपने। तो पहले एडवांटेज देख लीजिए, प्रोवाइड अ सिंगल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको एक ऐसा रेट बता देता है जिसपे एनपीवी जज करना बहुत आसान होता है कि कब जीरो आएगा। दूसरा एडवांटेज क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, ये तो एडवांटेज ही एडवांटेज है ना। मैंने पहले बताया था जब हम टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज लेते हैं तो इसका मतलब हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एडजस्ट करके काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी वैल्यूज सारी सही हैं। राइट, थर्ड आता है यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट। अगर डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन है, 2 और 3 हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस वाले दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें भी हम आईआरआर का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट में डिसीजंस ले सकते हैं। फोर्थ वन इज रिफ्लेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स लाइफ स्पेन, ये आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट बताता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली हुआ है और पूरी लाइफ में उस प्रोजेक्ट ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर किए गए जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, मतलब जो एक इन्वेस्टमेंट हमने लगाई है उसके पूरे लाइफ पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है, एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें आईआरआर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, क्योंकि जब एनपीवी 0 होता है तब एक कह लो कि एक रिफ्लेक्टेड पॉइंट है कि हमें पता चल चुका है कि अब हमारे इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर हो चुके हैं। राइट, तो उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो हमें दिखाई देगा। कॉन्स देख लेते हैं, कॉन्स में सबसे पहले है कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब इतनी सारी मतलब कह लो डिस्काउंट डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कब आएगा, कौन सा हमारा रेट ऑफ रिटर्न सही रहेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड कितनी बार लगाना पड़ेगा, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकेंड,
बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस ये दे देता है हमें कई बार, और कई से केसेस में देता नहीं। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस का टॉपिक करेंगे आगे, तब हम मतलब जब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर कट वीडियो डालूंगा, तब आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो मैंने ये सेकंड पॉइंट कहा, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, और कुछ केसेस में आईआरआर आपको कोई सॉल्यूशन देगा ही नहीं, उसके लिए फिर से एनपीवी लगाना पड़ेगा, एनपीवी के बेसिस पे जजमेंट करनी पड़ेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। तो ये सिंपल आप मान के चलो कि ये जस्ट एक ऐसा केस है जिसमें हमें काफ़ी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कई बार, और काफ़ी सॉल्यूशन अगर मिल गए तो रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही ना मिले तो भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड इज, ये हमें कहता है कि जो पैसा जो आपका रिटर्न निकला है ना, उस रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आप इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दो। हम री इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं ये निकालते, हम इसलिए निकालते हैं कि हमें वो रेट मिल जाए और हमें वो डिस्काउंटिंग रेट पता चल जाए, जिसके बेसिस पे हमने आगे आने वाले सारी चीज़ों को मतलब हमने आगे आने वाले सारे कैश फ्लोज को उस तरीके से जज करना है, ताकि आज के टाइम में जो डिस्काउंट रेट चल रहा है उसके ऊपर एनपीवी जब जीरो हो रहा है तो हम एक्चुअल प्रॉफिट देख पाएँ आने वाले टाइम पीरियड में। तो एक्चुअल प्रॉफिट देखने के लिए हम ये काम करते हैं, ना कि री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि एक रियलिस्टिक स्टेप भी नहीं माना जाता। एंड द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज, डजन कंसिडर द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें ये नहीं देखा जाता कि इन्वेस्टमेंट का कितना साइज होना चाहिए। डजन मैटर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब किस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका कितना इन्फ्लो होना चाहिए, कब आईआरआर एक्चुअली में यूज़ करना चाहिए, कितने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे करना चाहिए, और कितने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी रहेगी, साइज ऑफ प्रोजेक्ट नहीं बताया जाता। तो आईआरआर का यूजेज जो है वो एक्चुअली में कहाँ करना है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं दी जाती, राइट। कहीं पे भी यूज़ करने लग जाते हो आप कि इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, इतनी मतलब जितनी मर्जी हो ये यूज़ हो जाएगा, जितना मर्जी साइज़ हो ये मैटर नहीं करता, जबकि ये मैटर करता है। तो इसीलिए ये चीज़ नहीं बताता है आईआरआर, जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। तो बस ये है कुछ प्रोज एंड कॉन्स और आईआरआर का कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो में आईआरआर का कंसेप्ट 15 से 16 मिनट के अंदर पता चल गया होगा कि कैसे निकालते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो गई होंगी कि आईआरआर क्या है और कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, वहाँ पे मतलब टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।